गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन बात करेंगे मृदा जल के बारे में। किसकी बात करेंगे? मृदा जल। मृदा जल को अंग्रेजी में सोइल वाटर कहते हैं। सोइल वाटर। तो मृदा जल की अपन बात करने वाले हैं। तो देखो क्या होता है, मृदा का जो कण होता है वो वायुमंडल में उपस्थित आपेक्षिक आर्द्रता, वायुमंडल में उपस्थित आपेक्षिक आर्द्रता को ग्रहण कर लेता है और आपेक्षिक आर्द्रता से ग्रहण करके जो जल के कण होते हैं वो मृदा कण के ऊपर चिपक जाते हैं। जल के कण मृदा कण के ऊपर चिपक जाते हैं और ये जिस बल के द्वारा चिपके रहते हैं, यानी मृदा कण और जल का जो अणु होता है जिस बल के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं या चिपके हुए रहते हैं उस बल को कहते हैं आसंजन बल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? आसंजन बल कहते हैं। मृदा का जो कण है वो वायुमंडल में उपस्थित आपेक्षिक आर्द्रता होती है, तो वायुमंडल में जो आपेक्षिक आर्द्रता होती है उसको अवशोषित कर लेता है। उस आर्द्रता को अवशोषित करने के कारण उसमें जो जल के अणु होते हैं उन जल के अणु मृदा कण के ऊपर क्या है, चिपक जाते हैं और जिस बल के द्वारा चिपके रहते हैं, मृदा कण के अणु और जल के अणु जिस बल के द्वारा चिपके रहते हैं उसे आसंजन बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आसंजन बल कहते हैं। अब बात आती है कि अगर जल का अणु है, जल का अणु और इसके साथ दूसरा भी जल का अणु चिपक जाए, जल का अणु और दूसरा भी जल का ही अणु हो, तो वो कौन से बल के द्वारा चिपके रहते हैं? ससंजन बल के द्वारा। कौन से बल के द्वारा? ससंजन बल के द्वारा चिपके रहते हैं। यानी अपन यूं कह सकते हैं आसंजन बल क्या होता है? आसंजन बल वह बल होता है जिस वहां काम करता है जिसमें असमान अणुओं के मध्य, यानी कि दो असमान अणुओं के मध्य लगने वाला जल आसंजन बल कहलाता है और दो समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल ससंजन बल कहलाता है। अब देखो यहाँ पे दो असमान अणु है क्या नहीं? एक तो मृदा का कण है और दूसरा जल का अणु है। इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है वो आसंजन बल है। दो असमान अणुओं के मध्य लगने वाला बल आसंजन बल कहलाता है। और इसमें देखो एक जल का अणु है, दूसरा भी क्या है? जल का अणु है। तो दो समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल ससंजन बल कहलाता है। लगने वाला बल ससंजन बल कहलाता है। और मृदा जो कण होता है वो वायुमंडल में जो उपस्थित आपेक्षिक आर्द्रता नमी होती है उससे जल को ग्रहण करता है, उसे आर्द्रता ग्राही जल कहते हैं। उसे आर्द्रता ग्राही जल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता ग्राही जल कहते हैं। ये तो एक बेसिक से कंसेप्ट की बात हुई। अब अपन जल के बारे में, जल के वर्गीकरण पढ़ेंगे और जल का जो वर्गीकरण होता है वो दो प्रकार का होता है। जल का वर्गीकरण, मृदा जल का वर्गीकरण। मृदा जल की वर्गीकरण की अपन बात करेंगे तो मृदा जल का जो वर्गीकरण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है जैविक वर्गीकरण। एक तो होता है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है जैविक वर्गीकरण। वर्गीकरण को जानने से पहले अपन को चार टर्म आने चाहिए। देखो कौन कौन से? पहला है, फर्स्ट है इनफिल्ट्रेशन। पहला टर्म कौन सा है? इनफिल्ट्रेशन। दूसरा होता है परकोलेशन। तीसरा जो टर्म होता है वो होता है लीचिंग।
तीसरा टर्म कौन सा होता है? लीचिंग। और जो चौथा टर्म है वो है सीपेज। चौथा टर्म होता है सीपेज। अब इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, परकोलेशन क्या होता है, लीचिंग क्या होता है और सीपेज क्या होता है, इन चारों के बारे में अपन को जानना है। जब ये चारों आप जान जाओगे तो उसके बाद ही जल को समझ पाओगे। तो इन्फिल्ट्रेशन वह क्रिया है जल का पहली बार मृदा में प्रवेश करना, जल का पहली बार मृदा में प्रवेश करना इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। जल का पहली बार मृदा में प्रवेश करना इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। दूसरा बात करें परकोलेशन। अब जो क्या होता है कि जल पहली बार मृदा में प्रवेश किया, उसके बाद जो मृदा में रंध्र होते हैं उनमें जल पूरी तरह भर जाता है, पूर्णतः भर जाता है। और पूर्णतः रंध्रों में मृदा जल भरने के कारण उस मृदा को अपन कहते हैं संतृप्त मृदा। उस मृदा को अपन बोलते हैं संतृप्त मृदा। मृदा के जो रंध्र होते हैं उनमें जल पूरी तरह भर जाता है और उस मृदा को अपन कहते हैं संतृप्त मृदा कहते हैं। अब जो संतृप्त मृदा होती है उस संतृप्त मृदा से जल का मृदा में नीचे जाना, क्या परिभाषा होगी? संतृप्त मृदा से जल का मृदा में नीचे जाना। अब इसमें कौन सा जल जाएगा? इसमें शुद्ध जल जाता है। कौन सा जल? शुद्ध जल। तो अपन परिभाषा क्या होगी परकोलेशन की? जो संतृप्त मृदा है उससे यदि शुद्ध जल मृदा में नीचे की ओर जाता है तो उसे क्या कहेंगे? परकोलेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परकोलेशन कहते हैं। उसके बाद बात आती है लीचिंग की। लीचिंग की बात आती है तो लीचिंग में क्या होता है कि जो संतृप्त मृदा है, संतृप्त मृदा से जल के साथ खनिज पदार्थ व पोषक तत्वों का घुलकर मृदा में नीचे जाना लीचिंग कहलाता है। लीचिंग की परिभाषा बेटे क्या है? एक बार देखिए आप कि संतृप्त मृदा से जो जल होता है, संतृप्त मृदा है, उससे जल यदि शुद्ध रूप में प्योर जल नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? परकोलेशन। और अगर वही जल उसमें पोषक तत्व और खनिज पदार्थ घुलकर, जल में पोषक तत्व और खनिज पदार्थ घुलकर नीचे की ओर जाते हैं मृदा में तो वो कहलाती है प्रोसेस लीचिंग क्रिया कहलाती है। वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है? लीचिंग क्रिया कहलाती है। अब बात करें सीपेज की। सीपेज क्या होता है बेटे? जो नहरी क्षेत्र होते हैं तो जो कच्ची नहर होती हैं उनमें क्या है? साइडों में से पानी रिसता है। कच्ची नहरों में साइडों में से पानी रिसता है, हॉरिजॉन्टल रूप में पानी रिसता है, हॉरिजॉन्टल, यानी हिंदी में कहें तो क्षैतिज रूप में पानी का रिसाव होता है। क्षैतिज रूप में पानी का रिसाव होता है और उसे ही सीपेज कहते हैं। यानी कि जो नहरी क्षेत्र होते हैं उन नहरी क्षेत्रों में जो पानी का रिसाव होता है उसे क्या कहते हैं? सीपेज कहते हैं। तो ठीक है बेटा, आपको यहाँ तक ये चारों टर्म समझ आ गए होंगे। उसके बाद आप इनको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट बात करें, अब बात करेंगे अपन जल के भौतिक वर्गीकरण। जल के भौतिक वर्गीकरण की अपन बात करने वाले हैं। तो देखो बेटा, ये सोइल है। अब क्या है, जो मृदा है उसको अपन
ड्राई सॉइल लेंगे। कौन सी सॉइल लेंगे? ड्राई सॉइल। अगर उसको ओवन में सुखाएंगे, मृदा को ओवन में सुखाएंगे, मृदा को ओवन में सुखाएंगे तो जो सॉइल है उसका तनाव कितना होगा? 10,000 माइनस 10,000 तनाव होगा। उसके बाद अगर अपन ने मृदा को सूर्य की धूप में सुखाया, सनलाइट में सुखाया, तो उस मृदा का तनाव होगा 1000 एटीएम बार। अगर मृदा को अपन ओवन में सुखाएंगे तो जो ओवन में सूखी हुई मृदा है उसका जो मृदा तनाव होता है वो होता है -10,000 एटीएम होता है, -10,000 एटीएम या -10,000 बार होता है। मृदा तनाव को मापने की इकाई जो होती है वो बार होती है या एटीएम होती है, ठीक है, बार या एटीएम। और अगर उसी मृदा को अपन सनलाइट में सुखाएंगे, सनलाइट में सूर्य की धूप में सुखाते हैं तो उस मृदा पे जो तनाव होता है वो -1000 होता है। कितना होता है बेटे? 1000 होता है। अब देखो अपन ने पहली बार मृदा में पानी दिया और मृदा, अब क्या होगा कि मिट्टी जो होती है वो क्या करती है कि जो वायुमंडल में जो उपस्थित है आपेक्षिक आर्द्रता, तो उसमें जल उपस्थित होता है। आपेक्षिक आर्द्रता में जल होता है और उस जल को अपनी ओर क्या है, उसको ग्रहण कर लेती है। ग्रहण करती है तो जो जल के अणु हैं वो आसंजन बल के द्वारा मृदा के कण पर चिपक जाते हैं। जल के अणु आसंजन बल द्वारा मृदा के कण पर चिपक जाते हैं और इसे ही आर्द्रता ग्राही जल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता ग्राही जल। तो ये क्या है बेटा? आर्द्रता ग्राही जल। आर्द्रता ग्राही जल कहते हैं। तो -31 एटीएम बार से लेके -10,000 बार तक आर्द्रता ग्राही जल होता है। -31 एटीएम बार से और -10,000 बार पर आर्द्रता ग्राही जल होता है। तो आर्द्रता ग्राही जल का आपसे अगर तनाव पूछे तो होता है -10,000 से -31 बार होता है। जो -31 होता है ये आर्द्रता ग्राही गुणांक होता है। -31 जो होता है ये आर्द्रता ग्राही गुणांक होता है, आर्द्रता ग्राही गुणांक होता है। अब अपन ने क्या है, मृदा में अपन ने जल दिया, मृदा में अपन ने पानी दिया और पानी पहली बार उसमें प्रवेश किया और मृदा जो थी उसके जो रंध्र हैं उनमें पानी पूरी तरह भर गया तो मृदा कैसी हो गई? संतृप्त मृदा हो गई। मृदा कैसी हो गई? संतृप्त मृदा हो गई। और इस संतृप्त मृदा का जो तनाव होता है वो 0 होता है। संतृप्त मृदा का तनाव कितना होता है? 0 होता है। और अगर अपन इससे भी ज्यादा अगर जल देते हैं या इससे भी ज्यादा और बारिश होती है, मृदा के रंध्र पूरी तरह भर चुके, मृदा कैसी हो गई? संतृप्त। अगर इससे भी ज्यादा और जल अपन देते हैं या बारिश होती है तो क्या होता है कि मृदा के ऊपर जल बहने लगता है, उसे अतिरिक्त जल कहते हैं। अतिरिक्त जल या कौन सी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है? वाटर लॉगिंग कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। जलमग्नता, जलमग्नता उत्पन्न हो जाती है। ऐसी कंडीशन को अपन जलमग्नता कहते हैं कि मृदा के ऊपर पानी बहने लग जाए या मृदा के ऊपर पानी भर जाए, तो उस स्थिति को अपन कहते हैं वाटर लॉगिंग कंडीशन, जलमग्नता स्थिति। अब क्या होता है कि ये 0 संतृप्त मृदा है, इससे क्या होगा? परकोलेशन के द्वारा, लीचिंग के द्वारा जल नीचे की ओर जाए। अब यहाँ पे जो जल डटा हुआ है मृदा कणों के बीच में वो आसंजन और ससंजन बल के द्वारा रुका हुआ है, क्योंकि आसंजन बल और ससंजन बल, पानी और पानी के अणु के मध्य ससंजन बल है और मृदा के कण और पानी के अणु के मध्य आसंजन बल लगा हुआ है। तो इन दोनों बलों के द्वारा पानी यहाँ रुका हुआ है। गुरुत्वाकर्षण बल तो कहता है कि नीचे की ओर आओ, गुरुत्वाकर्षण बल तो पानी को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों बल इस पानी को रोके हुए रहते हैं संतृप्त।
तो संतृप्त मृदा से क्या होता है, 48 से 72 घंटे बाद पानी धीरे धीरे नीचे की ओर रिसता है, पानी धीरे धीरे नीचे की ओर रिसता है और ये फील्ड कैपेसिटी पे जाकर रुक जाता है। कहाँ पे? फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी पे जो तनाव होता है वो -1/3 बार होता है या 0.33 बार होता है। और फील्ड कैपेसिटी को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र क्षमता। क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी। क्षेत्र क्षमता कहते हैं। यानी आपसे ये पूछे कि फील्ड कैपेसिटी जो क्षेत्र क्षमता होती है उस पर पानी का तनाव कितना होता है, तो उस पर पानी का जो तनाव होता है वो -1/3 बार या 0.33 बार होता है। अब क्या होता है, ये जो क्षेत्र क्षमता है इससे क्या होता है कि पानी और नीचे की तरफ जाता है। क्षेत्र क्षमता से धीरे धीरे पानी नीचे की तरफ जाता है और ये पानी -31 बार तक जाता है। कहां तक जाता है? -31 बार तक। और ये जो -1/3 से -31 बार तक जो पानी होता है इसे केशिकीय जल कहते हैं। इसे केशिकीय जल कहते हैं, इंग्लिश में कैपिलरी वाटर बोलते हैं। कैपिलरी वाटर बोलते हैं। -1/3 बार से लेकर -31 बार तक जो पानी होता है उसे कैपिलरी वाटर बोलते हैं। अब ये जो संतृप्त मृदा है इससे गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पानी नीचे की ओर तरफ गया और क्षेत्र क्षमता पर जाकर रुक गया। तो 0 से लेके -1/3 बार तक जो जल होता है इसे गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण जल कहते हैं। इसे गुरुत्वाकर्षण जल कहते हैं। कौन सा जल कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण जल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण जल पे जो तनाव होता है गुरुत्वाकर्षण जल का वो 0 से -1/3 बार होता है। और अगर आपसे केशिकीय जल का तनाव पूछे तो -1/3 से -31 बार होता है। और आर्द्रता ग्राही जल पर जो तनाव होता है वो -31 से -10,000 बार होता है। और आर्द्रता ग्राही गुणांक पूछे आपसे कि आर्द्रता ग्राही गुणांक का तनाव कितना होता है, तो वो होता है -31 बार। कितना होता है? -31 बार। तो ये अब देखो बेटा क्या है कि ये जो संतृप्त मृदा है इस पे सबसे ज्यादा जल रुका हुआ है। संतृप्त मृदा पे सबसे ज्यादा अवेलेबल वाटर है, सबसे ज्यादा अवेलेबल वाटर है। तो इस पॉइंट को अपन बोलते हैं अधिकतम जल धारण क्षमता। सबसे ज्यादा जल ग्रहण की हुई है जो संतृप्त मृदा है, उस मृदा पर सबसे ज्यादा जल ग्रहण रुका हुआ है आसंजन और ससंजन बल के द्वारा। तो इसे अपन बोलते हैं अधिकतम जल धारण क्षमता। और अधिकतम जल धारण क्षमता पे तनाव होता है 0। अब बात कर कि उसके बाद ये जो जल है ये क्या है, सबसे कम कहाँ रुकता है? -31 बार तक। और -31 बार को ही न्यूनतम जल धारण क्षमता कहते हैं। न्यूनतम जल धारण क्षमता। -31 बार पर जल सबसे कम रुकता है, जल सबसे कम रुकता है और उसे न्यूनतम जल धारण क्षमता कहते हैं। और जो 0 होता है संतृप्त मृदा होती है, इस पर जल सबसे ज्यादा रुका हुआ होता है और इसीलिए यहाँ ये अधिकतम जल धारण क्षमता होती है। तो ये क्या है? ये जल का भौतिक वर्गीकरण है। आपसे पूछ ले फील्ड कैपेसिटी का मान कितना होता है, फील्ड कैपेसिटी पर तनाव कितना होता है? -1/3 या 0.33 बार होता है। ठीक है। और आपसे ये पूछ ले संतृप्त मृदा पर तनाव कितना होता है, तो संतृप्त मृदा पर तनाव होता है 0। आपसे ये पूछ ले गुरुत्वाकर्षण जल, जो गुरुत्वीय जल होता है या गुरुत्वाकर्षण जल होता है उसका मान कितना है, तो उसका मान होता है 0 से -1/3। अगर आपसे ये पूछ ले जो केशिकीय जल है, कौन सा जल? केशिकीय जल, तो
उसका जो मान होता है वो -1/3 से -31 बार होता है। अब आपसे अगर ये पूछे कि जो आर्द्रता ग्राही जल है उसका उस पर तनाव कितना होता है, तो उस पर तनाव होता है -31 से -10,000। अगर आपसे ये पूछे जो ओवन में सुखाई हुई मृदा है उस पर जल का तनाव कितना है, तो -10,000, और सूर्य की धूप में सुखाई हुई जो मृदा है उसका जो तनाव होता है वो -1,000। कितना होता है? -1,000 होता है। अब बात करें कि अधिकतम जल धारण क्षमता कितने तनाव पर होती है, तो वो होती है 0 पर। कितनी पर होती है? 0 पर। और न्यूनतम जल धारण जो क्षमता होती है वो -31 बार पर। न्यूनतम जल धारण क्षमता होती है -31 बार। ठीक है बेटा, अब देखो आगे नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये तो जल का क्या हो गया, भौतिक वर्गीकरण हो गया। अब क्या होता है, ये आर्द्रता ग्राही का मतलब क्या होता है कि जो वायुमंडल में जो आपेक्षिक आर्द्रता उपस्थित होती है, वायुमंडल में जो आपेक्षिक आर्द्रता उपस्थित होती है, अगर ये आर्द्रता का मान 100 है, उस आर्द्रता का मान 100 है, तो उसे क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो उसे क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्रांतिक आपेक्षिक आर्द्रता बोलते हैं। अब क्रांतिक आपेक्षिक आर्द्रता का मान होता है 100। यदि क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो CRH होती है, क्रांतिक आपेक्षिक आर्द्रता 100 से कम है, जितनी 100 से कम होगी क्रांतिक आपेक्षिक आर्द्रता का मान 100 से जितना कम होगा तो वो पदार्थ उतना ही ज्यादा क्या होगा, आर्द्रता ग्राही होगा। आप समझिए कि कोई पदार्थ प्रोडक्ट है और वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर। अब ये जो अगर प्रोडक्ट में नमी ज्यादा है, अगर वायुमंडल से प्रोडक्ट में नमी ज्यादा है तो क्या होगा, प्रोडक्ट सूखेगा। क्या होगा, प्रोडक्ट किस नेचर का होगा, सूखेगा। अगर वायुमंडल में नमी ज्यादा है और प्रोडक्ट में नमी कम है तो प्रोडक्ट क्या करेगा, नमी को अवशोषित करेगा, मतलब उसको ग्रहण करेगा। तो वो किस नेचर का होगा, आर्द्रता ग्राही नेचर का होगा। अगर प्रोडक्ट में नमी कम है और वायुमंडल में नमी ज्यादा है तो प्रोडक्ट क्या करेगा, नमी को ग्रहण करेगा और वह आर्द्रता ग्राही नेचर का होगा। जब प्रोडक्ट की नमी भी बराबर है, और किसके बराबर है, वायुमंडल के। वायुमंडल और प्रोडक्ट दोनों की नमी, दोनों में आर्द्रता अगर बराबर है तो उसी अवस्था को अपन बोलते हैं क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उस अवस्था को अपन बोलते हैं क्रांतिक सापेक्षिक आर्द्रता। क्रांतिक आपेक्षिक आर्द्रता, क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब कहेंगे, जब प्रोडक्ट और एटमॉस्फेयर वायुमंडल दोनों में नमी क्या है, बराबर है। तो इसमें क्या होगा, इधर ना तो वायुमंडल से नमी प्रोडक्ट में जाएगी और ना प्रोडक्ट की नमी वापिस से वायुमंडल में जाएगी, बराबर रहेगी। और यदि प्रोडक्ट में नमी ज्यादा है और वायुमंडल में कम है तो प्रोडक्ट ड्राई नेचर का होगा। अगर प्रोडक्ट में नमी कम है और वायुमंडल में नमी ज्यादा है तो प्रोडक्ट किस नेचर का होगा, आर्द्रता ग्राही नेचर का होगा। ठीक है, अब बात करें अपन मृदा जल के जैविक वर्गीकरण की। अपन ने भौतिक वर्गीकरण पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अपन जैविक वर्गीकरण। मृदा जल का जैविक वर्गीकरण की अपन बात करेंगे। ये क्या है, ओवन में सुखाई हुई मृदा है, ओवन ड्राई सोइल। इस पर जो
तनाव होता है वो -10,000 एटीएम बार होता है, -10,000 एटीएम बार होता है। और जो संतृप्त मृदा होती है उस संतृप्त मृदा का जो तनाव होता है संतृप्त मृदा पर 0 होता है। और इस संतृप्त मृदा से के बाद भी अगर अपन मृदा में पानी देते रहेंगे और पानी ज्यादा भर जाएगा मृदा के ऊपर, तो उस कंडीशन को अपन जलमग्नता कहते हैं। उस कंडीशन को अपन जलमग्नता कहते हैं। अब देखो भौतिक वर्गीकरण और जैविक वर्गीकरण में क्या है। भौतिक वर्गीकरण का मतलब तो यह है कि मृदा का जल के साथ कैसा संबंध है, मृदा का जल के साथ कैसा संबंध है, ये तो अपन ने किस में पढ़ा, भौतिक वर्गीकरण में। और जैविक वर्गीकरण में पढ़ेंगे अपन कि मृदा का पौधों के साथ कैसा संबंध, जल का पौधों के साथ कैसा संबंध, जो मृदा जल होता है उसका पौधों के साथ कैसा संबंध है वो पढ़ेंगे अपन जैविक वर्गीकरण। अब क्या होता है, जो ये संतृप्त मृदा है इससे जैसे जैसे नीचे पानी जाता है और पानी क्या है वहां जाकर होल्ड हो जाता है, एक जगह जाकर क्या हो जाता है, होल्ड हो जाता है, रुक जाता है, उसे -1/3 बार या 0.33 बार देते हैं। और इसी स्थिति को क्षेत्र क्षमता बोलते हैं। इसी स्थिति को क्षेत्र क्षमता कहते हैं। तो क्षेत्र क्षमता की परिभाषा क्या होगी कि मृदा जल का गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, जहां पर मतलब जो मृदा जल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत सबसे ज्यादा रुका होता है। मृदा जल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जिस तनाव पर सबसे ज्यादा होल्ड होता है, धारण किया होता है मृदा जल, तो उसे कहते हैं क्षेत्र क्षमता। क्षेत्र क्षमता की परिभाषा की फिर से एक बार बात करें तो क्या होती है कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत मृदा में जिस तनाव पर जल सबसे ज्यादा रुकता है, जिस तनाव पर जल सबसे ज्यादा रुकता है उसे क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। अब देखो क्या होता है कि अगर इससे नीचे पानी जाने पर -1/3 है, यहाँ सबसे ज्यादा पौधों को पानी उपलब्ध है। अब अगर इससे नीचे पानी जाएगा तो पानी -15 बार पर पहुंच गया। कितने बार पर? -15 बार पर पानी पहुंच गया। तो ये क्या है, पौधों को ये पानी उपलब्ध नहीं होता है, पौधों को ये पानी मिल नहीं पाता है। और इस सिचुएशन में पौधा क्या होता है, मुरझा जाता है। अगर पानी -1/3 बार पे है तो पौधों को क्या आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगर पानी क्षेत्र क्षमता से नीचे जाता है तो क्या होता है, -15 बार पे पानी पहुंचने के बाद पौधों को पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, पौधे उसे ग्रहण नहीं कर पाते। और जब पौधे ग्रहण नहीं कर पाते तो पौधे क्या मुरझा जाते हैं, पौधे मुरझा जाते हैं। और इस स्थिति को बोलते हैं मुरझान बिंदु। इस स्थिति को कहा जाता है मुरझान बिंदु, इंग्लिश में बोले तो विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग पॉइंट। अगर पानी क्षेत्र क्षमता से नीचे चला गया -15 बार पर, और -15 बार पे क्या है, पौधे जल को ग्रहण नहीं कर पाते। और जब -15 बार पे पौधे जल को ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो पौधे क्या होंगे, मुरझा जाएंगे। क्या होंगे, मुरझा जाएंगे। और जब पौधे मुरझा जाएंगे तो उस स्थिति को बोलते हैं मुरझान बिंदु। उस स्थिति को बोलते हैं मुरझान बिंदु। अब ये ऐसी स्थिति है, अगर इस स्थिति पर पौधे स्टेज है, पौधा ऐसी स्थिति पर पहुंच गया कि पौधा मुरझा गया, और वो किस पानी कहाँ है, -15 बार, और अपन ने फिर पानी दे दिया। इस स्थिति पर अगर अपन पौधे को पानी देंगे तो पौधा फिर से क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। इसलिए इस बिंदु को TWP बोलते हैं। TWP का मतलब होता है टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट, हिंदी में कहें तो अस्थायी मुरझान बिंदु। अस्थायी मुरझान बिंदु।
क्यों कहते हैं? क्योंकि मुरझान बिंदु जो होता है उस पर पौधा मुरझा जाता है पानी की कमी के कारण, और इस स्थिति पर अगर अपन पानी देंगे तो पौधा फिर से क्या है, वापिस जीवित हो जाता है। इसलिए इसे अस्थायी मुरझान बिंदु कहते हैं। और अस्थायी मुरझान बिंदु का जो मान होता है वो -15 बार होता है, और विल्टिंग पॉइंट का मान भी कितना होता है? -15 बार होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि पानी इस -15 बार से भी नीचे चले जाए, पानी इस -15 बार से भी नीचे चले जाए और पानी पहुंच गया -31 बार। पानी कहां पहुंच गया? -31 बार पर। तो इस स्थिति में पौधा बिल्कुल मर जाएगा। इस स्थिति में पौधा मर जाएगा। और अगर ऐसी स्थिति पर अपन पौधे को पानी देंगे तो पौधा जीवित नहीं होगा। अगर इस स्थिति पर पौधे को अपन पानी भी देंगे तो पौधा क्या नहीं होगा? जीवित नहीं होगा। इसलिए इसे PWP कहते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं स्थायी मुरझान बिंदु। स्थायी मुरझान बिंदु बोलते हैं। और स्थायी मुरझान बिंदु का मान होता है -31 बार। अब पानी क्या है, और नीचे चले गए, अपन ने बहुत दिन हो गए पानी दिया ही नहीं, तो पानी क्या धीरे धीरे रिश्ता हुआ नीचे जाता है, तो पानी और नीचे चले गया और पानी पहुंच गया -60 बार पर। पानी पहुंच गया -60 बार पर। अब -60 बार पर पानी पहुंच गया तो पौधा सूख कर काला पड़ जाएगा, पौधा मुरझाकर काला पड़ जाएगा। और अंधा आदमी भी, मतलब कोई भी आदमी उसे दूर से ही देख के बता देगा कि अब कोई भी यत्न कर लो ये पौधा जिंदा नहीं होगा। इस स्थिति को बोलते हैं UWP। इस स्थिति को बोलते हैं UWP, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट यानी कि -60 बार पर पानी जाने के बाद पौधा मुरझा जाएगा, और मुरझाने के बाद पौधा काला पड़ जाता है। और वो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि अब पानी देंगे तो पौधा नहीं जीवित होगा। आप कितना ही पानी क्यों नहीं दे लें, इस पॉइंट पर तो पौधा जीवित नहीं होगा। वो कौन सा है? -60 बार। इसे अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और अगर आपने परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर भी पानी दिया तो भी पौधा जीवित नहीं होगा, वो स्थायी रूप से मुरझा चुका है। लेकिन अगर आपने -15 बार पर पौधे को पानी दे दिया, मुरझान बिंदु पर पानी दे दिया, तो पौधा फिर से जीवित हो जाएगा। इसलिए ही -15 बार को ही टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मुरझान बिंदु को ही टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट, अस्थायी मुरझान बिंदु कहते हैं। अब क्या होता है कि अब आपसे ये पूछ ले कि पौधों के लिए उपलब्ध जल कितने बार पर होता है? पौधों के लिए उपलब्ध जल, अब देखो भाई, सबसे ज्यादा पौधों को जो उपलब्ध जल हो रहा था वो -1/3 बार पर हो रहा था। सबसे ज्यादा उपलब्ध जल -1/3 बार पर उपलब्ध हो रहा था। और -15 बार तक पौधे जल को ग्रहण कर पा रहे थे। -15 बार से जैसे ही जल नीचे गया, पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाते, पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाते। इसी कारण जो उपलब्ध जल का जो मान होता है, इसी कारण जो उपलब्ध जल का मान होता है वो होता है -1/3 से -15 बार उपलब्ध जल का मान होता है। उपलब्ध जल का मान आपसे पूछे तो होता है -1/3 से -15 बार। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। जो संतृप्त मृदा होती है उस मृदा का जो तनाव होता है वो होता है 0 बार। उस मृदा का तनाव होता है 0 बार। और अगर संतृप्त मृदा की स्थिति पे अपन और ज्यादा पानी देंगे खेत में
तो पानी क्या है, बहुत सारा होल्ड हो जाएगा और उसको बोलते हैं अपन जलमग्नता, उसे कहते हैं अपन जलमग्नता। अब क्या होता है, जो संतृप्त मृदा है उससे धीरे धीरे पानी मृदा में नीचे की ओर रिसता है और रिसने के बाद वो एक जगह जाकर होल्ड हो जाता है और वो बार होता है -1/3। और ये जो पानी जहाँ होल्ड होता है उसे क्षेत्र क्षमता कहते हैं। और क्षेत्र क्षमता की परिभाषा होती है कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत आसंजन और ससंजन बल द्वारा जो अधिकतम जो पानी रुका हुआ रहता है जिस स्थिति पर, उसे ही क्षेत्र क्षमता कहते हैं। जहां पर पानी सबसे ज्यादा रुका हुआ होता है गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे की ओर पानी को खींचता है और उसके विपरीत पानी को रोके रखती है, उसे ही क्षेत्र क्षमता कहते हैं। इस क्षेत्र क्षमता पर जो तनाव होता है पानी का वो -1/3 या 0.33 बार होता है। अब बात करें, अगर पानी -15 बार से नीचे चले गया तो उसको पौधे क्या है, ग्रहण नहीं कर पाते हैं और पौधे मुरझा जाते हैं और इस स्थिति को अपन मुरझान बिंदु कहते हैं। और इस स्थिति पर यदि पौधों को अपन ने पानी दे दिया तो पौधे क्या है, फिर से जीवित हो जाएंगे। इस कारण इसे अस्थायी मुरझान बिंदु कहते हैं। तो अस्थायी मुरझान बिंदु और मुरझान बिंदु का जो मान होता है वो होता है -15 बार, -15 बार। अब क्या हुआ कि आप भूल गए, आपने पानी दिया ही नहीं और कई दिन हो गए तो पानी क्या है, -31 बार पर पहुंच गया और पौधा क्या है, पूरी तरह मुरझा गया। अब अगर आप पौधे को पानी भी दे दोगे तो पौधा जीवित नहीं होगा, इसलिए इसे कहते हैं स्थायी मुरझान बिंदु, मतलब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट ही मुरझा गया, वो जीवित नहीं होगा, इसलिए उसे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब यदि -31 बार से भी पानी नीचे चले गया तो पौधा मुरझा के काला पड़ जाएगा, दूर से ही दिखने लगेगा कि अब इस पौधे को कुछ भी दो तो ये जिंदा नहीं होगा, पूरी तरह बिल्कुल खत्म हो चुका है, कोई उम्मीद ही नहीं है इसके बचने की। तो उस बिंदु को कहते हैं अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये जल का भौतिक जैविक वर्गीकरण, ठीक है डियर। तो मृदा जल कंप्लीट हो गया है, उसके बाद अपन अगला नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में पढ़ें, ठीक है।